हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की 12th क्लासेस। इससे पहले मैंने 11th क्लासेस कंप्लीट करवा दी है। आपने अगर वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए, अगर आने वाले कुछ समय में आपकी एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम है तो। साथ ही जो नए बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। पहला प्रश्न है अपना, और आज के सेशन के अंतर्गत मैंने 2022 में जो प्रश्न पूछे गए थे जुलाई की, जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पहला पेपर था वो मैंने इसके अंतर्गत शामिल किया है ताकि आपको पता रहे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं, तो इस बार आपकी तैयारी क्या रहनी चाहिए, यानी कि क्या लेवल रहेगा और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे लगातार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। तो मैं एक दो पेपर जैसे ही सेट सोल्व करवाऊंगी आपको, तो मैं आपको पूरा ही क्लियर करवा दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से टॉपिक को थोड़ा ही पढ़ना है। तो चलिए पहला प्रश्न है अपना, 1 अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है। हॉकी की अवधि आपसे पूछी गई है, कितनी होती है, तो कितनी होती है 60 मिनट। कितनी होती है 60 मिनट में खेला जाता है हॉकी। अगर बात करूं मैं हॉकी की, यहाँ पे हॉकी की बात आई है और किस व्यक्ति का अगर चर्चा नहीं हो, यानी कि किसका नाम ले रही हूं मैं, मेजर ध्यानचंद। कौन थे ये, मेजर ध्यानचंद्र। इनको क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर इनको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि स्टेडियम से संबंधित भी सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो भी नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट है बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया निम्नलिखित में से किसने लिखा है और गाया है। तो कौन गाता है, आप सभी ने सुना होगा काफ़ी समय, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या। मुझे पूरा नहीं आता है, आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। किसने गाया था, अरिजीत सिंह के द्वारा गाया गया है चन्ना मेरे या। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आया हुआ है, मैंने कोई मेरे मन से नहीं लिखा है। श्रेया घोषाल का गाना आ जाए नेक्स्ट वाले में, तो एक गाना है ना इसका बहुत प्रसिद्ध, भूल भुलैया मूवी का है शायद, कौन सा है, मेरे ढोल ना सुन, ऐसा ही है कुछ, वो भी आप याद कर लीजिए कि आप क्या पता नेक्स्ट वाले में श्रेया घोषाल से संबंधित आ जाए। नीति मोहन का एक बहुत अच्छा सॉन्ग है जो मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जब कोई बात बिगड़ जाए और कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाब, ये वाला सॉन्ग है। और सुखबीर के मैंने एक भी गाने नहीं सुने हैं, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है इनका गाना कौन सा है। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ें, मैंने बता दिए हैं, अभी ये गाने से क्वेश्चन आ जाए तो जरूर करके आ जाना। नेक्स्ट है, बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश यानी कि कहने को तो पाकिस्तान के साथ में भी सीमा लगती है, बांग्लादेश के साथ में लगती है, श्रीलंका से लगती है, चीन के साथ लगती है, रशिया के साथ में लगती है, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बहुत सारे देश है। पर सबसे अधिक अगर सीमा साझा करने की बात करें तो बांग्लादेश के साथ में सीमा लगती है पाकिस्तान की। और किस किस की लगती है, मणिपुर, नागालैंड, बिहार या मेघालय। तो मणिपुर की नहीं लगती है, नागालैंड की नहीं, बिहार की नहीं, मेघालय की लगती है। इसके अलावा भी राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है, तो मेघालय के अलावा असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और क्या आ जाएगा, मिजोरम। ये इनके साथ में क्या होता है, सीमा साझा होती है बांग्लादेश की। कितने किलोमीटर तक की सीमा लगती है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आप छाट के खुद ही बता दीजिए। ऑटोमोबाइल के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता है। ऑब्वियसली अगर ऑटोमोबाइल का निर्माण का कार्य चलता है तो वहां पे कोई ना कोई तो धातु लगाई जाएगी, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। कोई भी धातु, स्टील हो
हो, एल्यूमिनियम हो, कोई भी हो, अगर कोई भी धातु का उपयोग हो रहा है तभी तो बर्तन बनेंगे, ये भी सही हो जाएगा। सजीव शोषण नहीं है, यह श्वसन है। क्या है? श्वसन, यानी कि सांस लेना, कार्य करना के दौरान धातुओं को अंदर खींच लेते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति अगर सांस ले रहा है या कोई कार्य करता है तो कोई भी धातु को खा लेगा? ऐसा नहीं होगा। तो आप लॉजिक लगा के चलोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला गलत, क्योंकि आपसे पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। नेक्स्ट वाला, धातुओं का उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है। तो ऐसे प्रायोगिक करके चलोगे तो आपको चीजें आसानी से याद होती चलेगी, नहीं तो क्या हो जाएगा? 1/3, सीधा ही नंबर कट। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? गांधार, नरेश, आप सभी जानते हो अगर आपने महाभारत का युद्ध देखा है तो। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? तो महाभारत का युद्ध चलता है 18 दिन तक। 18 दिन तक कहाँ पे चलता है? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना गया था उस समय? क्योंकि कुरुक्षेत्र एक ऐसी भूमि थी ना, वो बहुत निर्दलीय भूमि थी। निर्दलीय भूमि का आशय यह है कि वहां पे किसी भी व्यक्ति को किसी और व्यक्ति के ऊपर दया आ ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। इस प्रकार की भूमि चुनी गई थी जो कि मिली थी कुरुक्षेत्र। अभी वर्तमान में कहाँ पे है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, यानी कि कुरुक्षेत्र जो स्थान है वो कुरुक्षेत्र जिले में आता है, हरियाणा राज्य के अंतर्गत। वो भी एक अच्छा स्थान है घूमने के लायक। अगर आप वहां जाओ हरियाणा तो जरूर घूम के आइएगा। महाभारत का युद्ध होता है यहाँ पर 18 दिन तक। गांधार, गांधार नरेश आप सभी जानते हैं, गांधारी के पति जो होते हैं धृष्टराज, किसके पिता होते हैं ये? तो कौरवों के पिता, यानी कि दुर्योधन के पिता होते हैं। कितने पुत्र होते हैं इनके? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब बात करें इस आंसर की, क्वेश्चन के, कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर, मथुरा, तक्षशिला या वाराणसी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला, तक्षशिला थी। और तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसी विश्वविद्यालय या महा यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हो जो उस समय यानी कि प्राचीन समय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उच्च स्तर पर दोनों ही चीजें थी, तक्षशिला और नालंदा। नालंदा कहाँ पे आता है? बिहार के अंदर आता है। तक्षशिला कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में चला गया, यानी बंटवारे के बाद में। और तक्षशिला को वर्तमान में रावलपिंडी बोला जाता है। रावलपिंडी कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के अंतर्गत है, जो कि उस समय गांधार की राजधानी हुआ करता था। और बात करें हस्तिनापुर, मथुरा और वाराणसी, ये तीनों के तीनों बड़े शहर हैं जो कि कहाँ पे हैं? ये आ जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। और उत्तर प्रदेश से मेरा वीडियो कौन कौन देख रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने रिक्तिस्थान के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ग्रहित की है। यानी कि जो भारत का संविधान बनाया गया है उसके अंतर्गत क्या है? सारे देशों का समावेश है। काफी समय मैंने आपको बताया है संविधान को बनने में कितना समय लगा था। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी समय एग्जाम में आता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में बनता है। सबसे प्रथम क्वेश्चन ये। सेकेंड क्वेश्चन, अगर संविधान से संबंधित बनेगा तो कौन सी समिति के अंतर्गत बनाया गया था? अस्थायी और स्थायी सदस्य कौन थे? कितने सदस्यों के सिग्नेचर हुए? या कौन सा संविधान है? लिखित है, निर्मित है, कठोर है, कैसा है? इसके अलावा कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां हैं? इसके अलावा और क्या पूछा जाएगा? अगर भारतीय संविधान को बनाया गया है तो भारत के अलावा जो बाहर के देश हैं उनके कौन कौन से संविधान की अच्छी बातें अपने संविधान के अंतर्गत ली गई हैं। तो आइए 4 के बारे में तो अपन देख ही लेते हैं। भारतीय संविधान ने संविधान के संविधान संशोधन की प्रक्रिया ग्रहित की है, तो कहाँ से करी है? दक्षिण अफ्रीका से करी है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? आप संविधान के अंतर्गत संशोधन कर सकते हैं। जब संविधान निर्माण हुआ था तो कितने अनुच्छेद थे? 395 के आसपास। अभी कितने हो गए हैं? प्लस हो चुके हैं। कितने संशोधन अभी तक हो चुके हैं? तो 100 संशोधन अभी तक हो चुके हैं। यानी कि भारतीय संविधान के साथ में 100 संशोधन अभी किए गए हैं। 100 संशोधन तो हो ही चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात आई है तो अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका की तो सबसे प्रसिद्ध चीज क्या है यहाँ की? तो 40% सोना, यानी कि विश्व का 40% सोना का भंडार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका में। ऐसे तो सोने के मामले में बात करें तो सर्वप्रथम कौन सा आ जाएगा? अमेरिका आएगा। किंतु दक्षिण अफ्रीका में भंडार है यहाँ के सोने के, यानी कि 40% क्या है? 40% सोना आपको
यहीं से देखने को मिलेगा। भारत की अगर बात करें पहनने की, तो कर्नाटक में सबसे अधिक पहना, खरीदा, बेचा, सब चीज़ें वहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया की अब बात करें, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता लिया गया है। दूसरी चीज क्या ली गई है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है? दूसरी चीज क्या आ जाएगी? जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की क्या होती है? संयुक्त अधिवेशन होती है। किसके अंतर्गत होती है? लोकसभा के अंदर ही होती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो भी लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। तो क्या आ जाएगा? संसद का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन भी इसी से लिया गया है। अब बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस से क्या लिया गया है? न्याय, जो न्याय होता है ना, आप न्याय मांगने चले जाते हो उठ के फटाक से, तो वो फ्रांस से लिया गया है कि न्याय आप सभी को मिलेगा। यूनाइटेड किंगडम की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना यानी जो संविधान की प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना के अंतर्गत जो भाषा यूज हुई है वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से ली गई है। तो प्रस्तावना और भाषा कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? वो अमेरिका से लिए गए हैं। दोहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है? यानी कि ब्रिटेन के अंतर्गत क्या है? एकल नागरिकता है, पर दोहरी नागरिकता कहाँ है? भारत के अंतर्गत। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दोहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? ग्रीष्मकालीन 2020 का था, किंतु होता कब है? 2021 के अंतर्गत। 2021 में, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था उस समय, इसी वजह 2021 में हुआ था। भारोत्तोलन की मैं बात करूं, भारोत्तोलन, भाला फेंक, बैडमिंटन या कुश्ती, तो इसकी अगर मैं बात करूं भारोत्तोलन, तो भारोत्तोलन से संबंधित कौन है? तो इससे संबंधित आ जाएगा मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। नेक्स्ट है भाला फेंक, आप सभी जानते हैं एक इतिहास रचा गया था भाला फेंक कर, वो कौन थे? तो ये है नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। और इनको क्या कहा जाता है? गोल्डन बॉय भी इनको कहा जाता है। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है। तरुण विजय इसके लेखक हैं। बैडमिंटन कौन खेलता है? पीवी सिंधु और साइना नेहवाल। कुश्ती की अगर मैं बात करूं, तो कुश्ती कौन खेलता है? साक्षी मल्लिक और दहिया जी को आप सभी जानते हैं, दहिया। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है? ये कुश्ती की जाती है। रवि दहिया। तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करें, तो निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था? और स्वर्ण पदक मैंने आपको बताया ना, इतिहास रचा गया था भाला फेंक के अंतर्गत। नेक्स्ट है, एलाल कारडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? आदिवासी नृत्य आपसे पूछा गया है। कल जब मैं लाइव आ रही थी तो एक स्टूडेंट आके मुझे बोलते हैं कि आप आदिवासी सॉन्ग चलाइए, और मैंने चलाया भी था, अच्छे गाने हैं। तो आदिवासी नृत्य भी काफ़ी अच्छा ही होगा। किस किस ने किया है तो कमेंट करके जरूर बताना। केरल, झारखंड, गोवा या राजस्थान। अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम नहीं आया है, नहीं तो सीधा ही आंसर आपका मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में से ही लग जाएगा। पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। थोड़ा शब्दों पर भी ध्यान लगाना, अगर आप उत्तर भारत से संबंधित हो तो ये शब्द आपके लिए थोड़े कठिन होंगे। एलाल कराड़ी यानी कि थोड़ा सा टफ शब्द हैं, तो उस हिसाब से आप क्या आंसर लगाओगे? केरल हो जाएगा या फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। इस प्रकार के आंसर आप सोच सकते हो। केरल का क्या हो गया है? एलाल कराड़ी। झारखंड का क्या है? फगुआ। गोवा का हो जाएगा फुगड़ी। और राजस्थान, महारो राजस्थान, इसका क्या हो जाएगा? घूमर और गणगौर। मारी घूमर छे नखरालिए माँ, आप सभी ने सुना होगा। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा डांस भी किया है इसके ऊपर। ये हम राजस्थान वालों का नृत्य है, पधारना कभी हमारे राजस्थान के अंतर्गत। आगे बढ़े। नेक्स्ट है,
ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाए वाले पत्थर जैसी चमकती चीजों को क्या कहा जाता है। यानी कि इन मंदिरों की अगर मैं बात करूं तो आप हर हिस्से में जाओगे अलग अलग मंदिर देखने को मिलेगा। कहीं कहीं मंदिर का जो लास्ट का एरिया होता है वो इस प्रकार का होता है, कहीं गोल चक्र टाइप होता है, कहीं ऐसे पत्थर रखे होते हैं। तो वो द्राविड़ नागर अलग अलग शैलियों में बने हुए मंदिर है, इन 3 शैलियों में बने हुए होते हैं। ओडिशा के आसपास जिले यानी कि दक्षिण भारत की यहाँ बात हो रही है, तो वहाँ पे जो मंदिर के ऊपर जो चमकती हुई चीज होती है उसको कहा जाता है आमलक। उत्तर भारत में लगाया जाता है कलश। कलश लगता है, आप सभी ने देखा होगा मंदिर के ऊपर, और कलश को चढ़ाने के लिए भी बोली लगाई जाती है। तो वहां पे भी आमलक लगाने के लिए क्या होता है, बोली लगाई जाती है। तो ओडिशा के आसपास क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आमलक। नेक्स्ट है, वर्ष 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का अर्थ क्या है। एलपीजी रणनीति में एल का मतलब आपसे पूछा गया है। एलपीजी में एल का मतलब आपसे पूछा गया है। तो लेजिस्लेटिव, लिबरलाइजेशन और लैंडमार्क लिक्विड। तो क्या हो जाएगा, लिबरलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिबरलाइजेशन एल का अर्थ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के सह संस्थापक हैं, परफॉर्मिंग एक्ट के। तो पंडित बिरजू महाराज, मल्लिका साराभाई, उदय शंकर या मृणालिनी साराभाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मृणालिनी साराभाई। कहाँ से आती है ये, गुजरात से। गुजरात की क्या है ये, नृत्यांगना है, नृत्यांगना है, यानी कि गुजराती नृत्य ये करती है। क्या करती है ये, गुजराती नृत्य करती है, गुजराती नृत्य ये करती है। अगर मैं बात करूं पंडित बिरजू महाराज, तो ये वाला क्वेश्चन आप आईएमपी लगा लीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि पंडित बिरजू महाराज से संबंधित काफी समय एग्जाम आया है क्वेश्चन। तो बिरजू महाराज का पहला तो आपसे पूछा जाएगा कौन से घराने से ये संबंधित है। तो ये आ जाते हैं यूपी, लखनऊ से आते हैं। ये क्या करते हैं ये, तो ये करते हैं कथक। इनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, मोहे रंग दो लाल रंग के लाल, मुझे आता नहीं है अच्छे से, ये भी आप कंप्लीट कर दीजिएगा। तो ये वाला भी डांस कौन करते हैं, कथक, तो बिरजू महाराज करते हैं। मल्लिका साराभाई की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करती है, कुच्चीपुड़ी, कुच्चीपुड़ी, कुच्चीपुड़ी नृत्य ये करती हैं मल्लिका साराभाई। उदय शंकर की मैं बात करूं तो ये सभी प्रकार के नृत्य करते हैं, कुच्चीपुड़ी हो या कोई और हो। कुच्चीपुड़ी कहाँ का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है। उदय शंकर जो है ये क्या है, एक कोरियोग्राफर है, ये सभी प्रकार के नृत्य कर लेते हैं, चाहे दक्षिण भारत के हो, उत्तर भारत के हो या पश्चिम भारत के, सब साइड के ये नृत्य करते हैं, यानी कि कोरियोग्राफर है। ये क्या है, कोरियोग्राफर है उदय शंकर जी। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, 40 से 45, 2011 के अकॉर्डिंग पूछा है। हर 10 वर्ष में क्या होता है, जनगणना होती है, हर 10 वर्ष में। 30 से 35%, 20 से 25% या 10 से 15%। तो 30 से 35% क्या है, नगरीय है। और अगर मैं गांव की बात करूं कि गांव कितने प्रतिशत है, तो 72%। क्या है, 72%, यानी कि सीधा सीधा सही बोलूँ मैं तो 72.9%, या अगर आपसे ये लिखा हुआ मिले तो यही लगाना 72%। तो अगर मैं 72% की बात करूँ तो ये भारतीय ग्रामीण की बात हो रही है 2011 की जनगणना के अनुसार, नगरीय जनसंख्या और ये है ग्रामीण जनसंख्या। यानी कि आज भी नगरों से ज़्यादा गाँव के अंदर निवास करती है जनसंख्या। आप नगर में रहते हैं यानी कि बड़े शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं बात करूं गांव की, तो गांव में सबसे अधिक लोग कहते हैं, इसी वजह से क्या कहा जाता है, भारत की आत्मा कहाँ बसती है, गांव के अंदर ही बसती है, ना कि शहर के अंदर। क्या रखा है शहर में, कुछ भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर सहेद्र और काला पदार्थ है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर सहेद्र और काला पदार्थ है, यह कार्बन का शुद्ध रूप है। बिटुमेन, कोक, कोलतार और कोयला गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोक। ये भी क्या है, ये कोयले का प्रकार है, कोयले का
प्रकार हैं। अब आप बोलोगे कि इसका आंसर तो सर्वप्रथम एंथ्रासाइड होना चाहिए, क्योंकि एंथ्रासाइड कोयला ही क्या है, सबसे अधिक कार्बन का शुद्ध रूप है। लगभग 80% इसमें कार्बन का शुद्ध रूप पाया जाता है दूसरे कोयले के मुकाबले, और सबसे अधिक और अच्छा भी यही होता है एंथ्रासाइड। मैंने काफ़ी समय आपको बताया भी है, एंथ्रासाइड और बिटुमिनस कोयला लगभग एंथ्रासाइड को अगर आप हाथ में उठाओगे, ऐसे रगड़ भी दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपके हाथों को काला नहीं करेगा, एक अजीब सी अलग टाइप की उसमें चमक बनी रहेगी। यानी कि अच्छा कोयला है, उसको चेक करने के लिए, कार्बन की मात्रा का शुद्ध रूप चेक करने के लिए क्या है, एंथ्रासाइड कोयला सबसे बेस्ट है। आपको ऑप्शन में कहीं से कहीं तक एंथ्रासाइड कोयला दिखाई नहीं दे रहा है, इसी वजह से इसका आंसर कॉक है। अगर कॉक नहीं होता, यहाँ पे एंथ्रासाइड दिया हुआ था, तो उसका आंसर क्या हो जाता, एंथ्रासाइड हो जाता। नेक्स्ट है, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत आपसे पूछा गया है, तो नाइट्रोजन कितनी है, 78%। वायुमंडल है ये, इसके अंतर्गत क्या है, 78% क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। कभी कभी आपसे ऐसा नहीं पूछ के सिर्फ ऐसा पूछा जाएगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन आ जाएगी। दूसरे नंबर पे कौन आती है, ऑक्सीजन आती है, O2 आती है, ऑक्सीजन आती है। तो ये कितने प्रतिशत हैं, ये 20.22% हैं ऑक्सीजन, यानी कि लगभग 21% हैं। और अगर मैं आर्गन की बात करूं, तो आर्गन कितनी आ जाएगी, 0.93%, यानी कि पूरा 1% भी नहीं है। पर अगर इस प्रकार पॉइंट में आपसे नहीं पूछ के 1% में पूछा जाए, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। और बाकी बची CO2, यानी। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि में समृद्ध कार्यक्रम किस मंत्रालय से जुड़ा है। स्वनिधि किस मंत्रालय में जुड़ा हुआ है, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालय, या यहाँ पे कर देते हैं शिक्षा मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मंत्रालय। इसके अंतर्गत शुरू किया गया था स्वनिधि समृद्धि कार्यक्रम। अब बात करें आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री की, तो ये कौन है, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी कहाँ से आते हैं, पंजाब से आते हैं। रक्षा मंत्रालय की अगर मैं बात करूं, तो कौन आ जाएंगे, राजनाथ सिंह कौन है ये, वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। वित्त मंत्रालय की अगर मैं बात करूं, तो निर्मला सीतारमण। और अगर मैं शिक्षा मंत्रालय की बात करूं, तो कौन आ जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, गोरखपुर भारत के रिक्तिस्थान रेलवे का मुख्यालय है। और रेलवे के मुख्यालय आपको पता होने चाहिए, भारत में वर्तमान में कितने रेलवे जोन हैं, कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा, भारत में कितनी रामसर साइट है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो गोरखपुर उत्तर पूर्वी, इसके पास में पश्चिमी, वो कौन है, जबलपुर के अंदर है, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है, तो कौन सी आ जाएगी, सेकंड गेम्स, द राइड, ट्रेन टू पाकिस्तान, ए सूटेबल बॉय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान। ये देखो, पाकिस्तान में कितनी भी ट्रेनें चला लो, कितना भी हाथ बढ़ा लो, ये ऐसा ही रहेगा, यानी कि दोस्ती करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है, यहाँ पे ट्रेन टू पाकिस्तान का नाम आया, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। जब कारगिल युद्ध हुआ था, कब होता है कारगिल युद्ध, 1999 में, यानी कि 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसके जस्ट 3 महीने पहले वहाँ किसकी सरकार थी, यानी कि अपने भारत में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। और उन्होंने उस समय क्या किया था, एक बस चलाई थी, बस यात्रा उन्होंने चलाई थी। कहाँ से, दिल्ली से लाहौर के अंतर्गत। और इनसे क्या है, मैत्री भावना रखी थी कि मित्रता की भावना आपसे रखते हैं, हम भी अच्छे से रहें, आप भी अच्छे से रहो, हमारी आर्थिक जो स्थिति है हम भी मजबूत करते हैं, तुम भी मजबूत करो। ऐसा करके नवाज शरीफ से वो मिलके आए थे। और देखो पाकिस्तान ने किया क्या, लास्ट में 3 महीने निकलने दिए, उसके बाद में कारगिल का युद्ध हो गया। यानी कि इन्होंने क्या किया था, आक्रमण कर दिया था। टाइगर जो हिल था उसके ऊपर क्या किया था, इन्होंने पूरा का पूरा कब्जा जमा लिया था। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने किया है। तो पाकिस्तान किसी भी प्रकार से
ऐसा हकदार नहीं है कि मैत्रीपूर्ण भाव इससे रखा जाए, बिल्कुल भी नहीं। क्या रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हमेशा ही भारत ने क्या किया है, दूसरे देशों पर कभी भी आक्रमण पहले नहीं किया है, यानी कि युद्ध की स्थिति कभी पैदा नहीं की है भारत ने। दूसरे देशों ने करी होगी पर इसने कभी नहीं करी है। और पाकिस्तान का तो ये रहा ही है, हमेशा ही दूसरे के एजेंडे में क्या है, टांग अड़ाने का काम इसका रहा है। तो पाकिस्तान को तो हमेशा ही ऐसे ही नाम से लिया जाना चाहिए, यानी कि इनके साथ में कभी मैत्री भाव मत रखो। तो ट्रेन तो पाकिस्तान की अगर बात करें, चाहे यहाँ पे मैत्री ट्रेन चला लो या पाकिस्तान के लिए बस चला लो, ये कभी नहीं सुधरने वाला। अब भारतीय लेखक खुशवंत सिंह लिखते हैं इनके लिए ट्रेन टू पाकिस्तान के अंतर्गत। नेक्स्ट है, प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का पहला और मुख्य कारण क्या था? पहला और मुख्य कारण तो क्या था? सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया। इसका आंसर भी यही है, भाग ही नहीं लिया था। सिराजुद्दौला के मीर जाफर कौन था? इनका सेनापति था, और इनके जो नेतृत्व वाली जो सेना थी उन्होंने युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। इनके साथ में 3 व्यक्ति और थे, इन्होंने भी भाग नहीं लिया, क्योंकि ये क्या थे, पहले से ही अंग्रेजों से मिल चुके थे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यक्ति थे वहाँ पे वर्क करने वाले, यानी कि जो वाइसराय या लॉर्ड इनको कहो, भगवान इनको कहो, वो सारे आके किससे मिल के चले गए थे? मीर जाफर से, कि यहाँ का जो कामकाज है, यहाँ के जो नवाब हैं, हम आपको बना देंगे, आप हमसे युद्ध मत लड़िए, आप भी खुश रहिए, हमको भी रहने दीजिए, हमको जो कर चाहिए आप टाइम से पहुँचा देना। बस वही चीज़ें इनको चाहिए थी। तो इन्होंने क्या है, इनके साथ में गद्दारी कर दी थी सिराजुद्दौला के साथ में। और किससे मिल लिए मीर जाफर? तो ये मिल लिए थे अंग्रेजों से, जो कि क्या हो गया, युद्ध समाप्ति हो गई, यानी कि उनकी हार हो गई। और किसकी विजय हो गई? अंग्रेजों की हो गई थी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में रिक्त स्थान को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। विदेश सचिव आपसे पूछा गया है। बात करूं मैं विदेश मंत्री की, तो विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में? विदेश सचिव आपसे पूछे गए हैं। पहले विदेश सचिव कौन थे? सुब्रमण्यम जयशंकर। और अभी विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। सुब्रमण्यम जयशंकर क्या है? विदेश सचिव। विदेश सचिव नहीं, पहले थे ये विदेश सचिव, पहले थे पूर्व। और अभी वर्तमान में क्या है? तो विदेश मंत्री है ये। क्या है? विदेश मंत्री। और आपसे पूछा गया है विदेश सचिव कौन है, तो विदेश सचिव कौन आ जाएंगे? विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट है, चेहरा पहाड़ अनुष्ठान किससे संबंधित है? ओडिशा की यत्र यात्रा, पंजाब की बैसाखी, गुजरात की नवरात्रि, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। तो बात करें चेहरा पहरा अनुष्ठान किससे संबंधित है, तो ये आ जाएगी ओडिशा की रथ यात्रा। ओडिशा की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के लिए निकाली जाती है, भगवान जगन्नाथ। और इसमें कितने रथ होते हैं? तो 3 प्रमुख रथ होते हैं, 3। बीच वाला जो रथ होता है वो सुभद्रा जी के लिए होता है। सुभद्रा कौन थी? तो भगवान कृष्ण की बहन थी। और ये होता है जगन्नाथ के लिए, जगन्नाथ यानी कि कृष्ण भगवान के लिए। और ये होता है बलराम के लिए, बलराम के लिए। उड़ीसा पुरी के अंतर्गत निकाली गई रथ यात्रा है ये, तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। और 3 रथ यहाँ पे निकलते हैं, बड़े बड़े रथ होते हैं। इसमें से बीच वाला रथ होता है सुभद्रा देवी जी का, जो कि इन दोनों की बहन है। पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है, गुजरात में नवरात्रि मनाई जाती है, और पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है माँ दुर्गा की पूजा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी की अगर मैं बात करूं भारत की, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी आ जाएगी? कंचनजंगा, कंचनजंगा। अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में सबसे पहले आ जाएगी माउंट एवरेस्ट, फिर कौन सी आ जाएगी? K2 आ जाएगी, फिर कौन सी आ जाएगी? कंचनजंगा आ जाएगी। पर यहाँ पे तीनों में से कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंदा देवी। नंदा देवी क्या है? एक पहाड़ी है जो भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है
कि भारत के वह कौन से राज्य हैं जहाँ पे क्या है सबसे अधिक आबादी यानी कि जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आपके दिमाग में ओबियसली आंसर क्या घूमेगा, उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश एग्जाम में दिया हुआ ही नहीं है और वहाँ पे महाराष्ट्र लिखा हुआ है तो महाराष्ट्र आपको सही करना है। क्यों? क्योंकि अगर उसके अलावा ऐसा ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, तो आपको इन 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से ही आपको आंसर लगाना होगा। क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा तो वो आप टिक कर लोगे। अगर इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं और 4 राज्यों के नाम दे रखे हैं तो आपको महाराष्ट्र लगाना होगा। क्योंकि क्या है, प्रथम नंबर पे उत्तर प्रदेश है तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। उसी प्रकार से आपको देखना है, अगर इनमें से कोई नहीं दे रखा है और लास्ट वाले ऑप्शन में भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि उपरोक्त तीनों गलत या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर इनमें से ही आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये सारे ऑप्शन आपको नहीं दिए हुए हैं तो फिर आंसर हो जाएगा नंदा देवी। कामेट की बात करूं और नपचा बरवा और कामेट कहाँ पे है, तो ये आ जाएगा हिमालय में। हिमालय की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं तिब्बत के अंतर्गत। मकलू कहाँ पे है, नेपाल के अंदर है। ये माउंट एवरेस्ट से थोड़ी दूरी पे है यानी कि 28 किलोमीटर की दूरी के आसपास में है मकलू। आगे बढ़े, नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था। तो मार्ले मिंटो के नाम से ही स्पष्ट है, लॉर्ड मिंटो। ये बोले अंग्रेज क्या है, हमको भगवान बोलो भैया, अन्य भी भगवान बोल लो। यानी देख लो आप, ये चीजें तो करी है अंग्रेजों ने, गुलामी तो रखी है 200 साल तक। कितने? 200 साल तक। और ऊपर से बोलते हैं कि हम आपके लिए भगवान हैं, तभी तो लॉर्ड लगाया है आगे। लॉर्ड का मतलब तो यही होता है ना कि भगवान है ये, तो अब इनको लॉर्ड के बोलो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एटली, लॉर्ड वेवेल, भगवान के हो या न वे। आगे बढ़े, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक आपसे पूछा गया है, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। चारों के चारों क्या है, ये है दिल्ली सल्तनत के शासक। दिल्ली सल्तनत के शासक, सल्तनत के शासक। परंतु आपसे यहाँ पूछा गया है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था, तो ये आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य शुरू किया था। पूरा कौन करता है, इल्तुतमिश करवाता है पूरा। रजिया सुल्तान प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी ये रजिया सुल्तान, जो कि पहली मुस्लिम शासिका हुई थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। गयासुद्दीन तुगलक की मैं बात करूं तो तुगलक वंश के क्या हैं, संस्थापक हैं, यानी कि तुगलक वंश इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इल्तुतमिश की अगर मैं बात करूं तो ये कौन है, गुलाम वंश के क्या हैं, संस्थापक है। गुलाम वंश के संस्थापक हैं इल्तुतमिश। नेक्स्ट है समशीतोष्ण घास के मैदान रेगिस्तान की खेती के लिए आदर्श होते हैं। समशीतोष्ण घास के मैदान जो है किसके लिए आदर्श होते हैं, गेहूं की खेती यहाँ पे आसानी से की जाती है काली मिट्टी के अंतर्गत। और क्या पाया जाता है काली मिट्टी में, यानी कि कौन सी फसल उगा सकते हो, कपास, जूट, रेशम, सारी चीजें होती है, केरल के अंतर्गत ज्यादा होती है। नेक्स्ट है उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है। उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और समता का अधिकार। तो उपाधियों का उन्मूलन आपसे पूछा गया है तो किसके अंतर्गत आ जाता है, तो ये आ जाएगा क्षमता का अधिकार। क्षमता का अधिकार। एक अधिकार हटा दिया गया है, आप सभी को पता है कौन सा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, यानी कि ज्यादा संपत्ति अब आप नहीं रख सकते। और अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।